हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, इस वीडियो से पहले हमने आप लोग की जो प्रश्नावलियाँ हैं, आप जानते हो कि जो नई एनसीईआरटी की बुक है, उसके अनुसार आप लोग का इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में केवल 2 प्रश्नावलियाँ पढ़नी है, ठीक है? तो हमने दोनों प्रश्नावलियों को सॉल्व कर लिया है और साथ ही उस प्रश्नावलियों से पहले जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन थे ना, उनको भी सॉल्व कर लिया है। तो आप अभी तक अगर नहीं देखे हो और देखना चाहते हो तो आप जाना चैनल पे और प्लेलिस्ट में, मैथ वाली प्लेलिस्ट में जाना, आपको वो वीडियोज मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं बता दूं कि इसमें मैंने जितने भी आप लोग के 2023 में अभी जो पेपर हुआ था, 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, तो आप जानते हो कि जैसे मैथ का पेपर होता है या अदर सब्जेक्ट का भी आप जानते हो, तो कई कोडों का पेपर आता है। जैसे मैथ का कोड जैसे 822 था, तो उसमें जैसे डीएक्स भी था, 822 डीवाई भी था, ठीक है, शायद डीवी भी था। इसी तरह कर कर लगभग 6-7 कोड थे। तो मैंने सारे कोडों का जितना भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था 2023 में, ठीक है, उनको भी यहाँ मैंने ऐड कर लिया है। और मैंने उन्हीं क्वेश्चन को ऐड किया है जो आप लोग की ये प्रश्नावली अभी नई प्रश्नावली है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। इनके आधार पे जो प्रश्नावली आपकी हट गई है, इसमें से 2 प्रश्नावली आप जानते हो कि हटी है, तो उनके क्वेश्चन को भी मैंने हटा दिया क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो उनको हमें सॉल्व कर कर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया है और बहुत सारे इसमें नए क्वेश्चन भी मैंने खुद से बनाए हुए हैं जो आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्टिंग के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी कहूंगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलो हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये ऐप है हमारी यूपीएमएसपी स्टडी। इसे आप डाउनलोड करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देख सकते हो। ये क्वेश्चन कई कोडों में आया हुआ था। जी हमें दोस्त, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये 2022 का अभी पेपर, सॉरी, ये 2022 में भी आया था और अभी 2023 में जो पेपर हुआ है 822 डीएक्स कोड का एक पेपर था, उसमें भी आया हुआ था। और उसके अलावा और कोई कोडों में ये पेपर आया हुआ था, सॉरी, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 144 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 144 का भाई ये 12 का वर्ग होता है, यानी 12 गुणे 12, और 12 का 4 तेई 12 होता है। तो 2 दूना का 4, 4 तेई 12, और ये भी 2 दूना का 4, 4 तेई 12, यानी इसकी गुणनखंड की बात करें तो ये 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 2 हो जाएगा। ठीक, यानी अब घातों का हमें योगफल, क्वेश्चन बोला कि संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। तो घात भाई ये 2 की पावर 4 हो गई और 3 की पावर 2 हो गई। अब इनको जोड़ेंगे तो हम लोग का 4 2 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर आपका 6 होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आप लोग देख सकते हो ऑप्शन में दिया है 5 4 6 3, तो आप लोग का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6। क्लियर? चलो, आशा करता हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमें सिंपल गुणनखंड पूछा हुआ है। यही है ना कि एक संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ओके, हमें 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं फटाक से। ये भी काफी आसान है, हमने गुणनखंड निकालना आपको पहले ही बता चुका है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेंगे हम लोग। 156 और गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 2 7 14, एक बचा यहाँ गया तो 2 8 16। ठीक है, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, और यहाँ 2 9 18। ठीक, अब 3 से 3 एकम 3, तितली के 9, और फिर 13 से 13 एकम 13। यहाँ देखो गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर और गुणे 3 गुणे 13, यानी ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका ये गुणनखंड हो जाएगा। 2 का स्क्वायर यानी 2 2 बार है, 2 गुणे 2 है, गुणे 3 गुणे 13। ऑप्शन में क्या दिया है, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, यानी सेकंड का ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर? काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग कर लोगे। तो चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, मैंने इन क्वेश्चंस को बनाने में, टाइप करने में, ये सारा सिस्टम मैनेज करने में काफ़ी मतलब मेहनत किया हुआ है। तो यार बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि जितने भी आपके दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना और अधिक से अधिक बच्चों को आप चैनल से जोड़ो। ठीक है, चलो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्रीन पे आपके सामने। क्या?
कि दिया है HCF 252 और 594 इक्वल टू 18, ज्ञात कीजिए LCM। ओके, हमें क्या किया है कि 252, देखो 252 और क्या है क्वेश्चन में 594, इसका हमें 594, इन दोनों का हमें क्या दे रखा है, इन दोनों का हमें HCF दे रखा है कि HCF कितना है भाई साहब, HCF 18 है, हमें LCM इसका निकालना है। LCM क्या होगा, सिंपल, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जब प्रश्नावली पढ़ाया हुआ था कि अगर दो संख्याएं हैं तो उन संख्याओं के लॉसा और मसा में संबंध क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे मसा, और जो उसमें से निकालना हो, जैसे होता है ना, देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का लॉसा पहले लिख लो या मौसा लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लॉसा गुणे मौसा। तो यहाँ से जो एक निकालना हो, मैंने आपको बोला था कि 3 देगा, एक गायब कर देगा, तो देखो यहाँ पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, HCF यानी वही मौसा दिया है, लॉसा हमें पूछ रहा है LCM, तो यहाँ से लॉसा बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा है तो इधर आकर बट्टा हो जाएगा, यानी ये आपका बट्टे में आ जाएगा। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि लॉसा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मौसा, सिंपल। अब आप लोग चीजों को रख लो, पहली संख्या 252 है तो 252 गुणे दूसरी संख्या क्या है 594, तो 594 हो गया और बटे आपका मौसा यानी HCF, तो ये हो गया आपका 18। अब 18 से कटा लो भाई, अब मतलब इसको अब कटा लो और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, मैं कैलकुलेटर का यूज करूँ क्या, देखो यहाँ पे एक कमाल आपको दिखाता हूँ, शायद अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं चीज़ों को अभी ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे। सॉरी, हाँ ये शायद, यार ये क्या हो गया, 2 बार क्यों आ गया, 1 मिनट बस थोड़ा सा माफ करना। यहाँ यार विंडोज कैप्चर में 1 मिनट रुक जाओ, कैलकुलेटर वाले को मैं आपका, ओके ओके चलो आपका ये दिख गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चलो मैं आपका गुणा कर कर दिखा देता हूँ। अरे यार तू क्यों गिर गया, या जो भी ये चीज़ें आई इनको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे 252 है, ठीक है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 252 गुणे 594 बटे 18, इसको इधर मैं कर लेता हूँ तो शायद आपको दिखाई दे। यहाँ पे ऑप्शन की जगह पे कर लेता हूँ, चलो, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जो ये चीजें दिया है हमें 252, ठीक है, ये आपको तो मैनुअली करना है, मैं ऐसे ही मतलब ये कर रहा हूँ, कुछ चीजें टेस्ट कर रहा हूँ कि बाद में हम लोग जैसे लाइव क्लासेस लेना तो उसमें जल्द जल्द ये कर सके। मैं मतलब मैं भी सीख रहा हूँ ये चीजें टेक्निकली सब। 252 गुणे 594, 594 इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा और इसमें हमें 18 से भाग देना है। आप पहले 18 से एक में जैसे 252 है उसको कटा देना और फिर गुणा कर लेना, आपका मन कैसे कर रहे हो, और इसमें हम लोग 18 से भाग दे देते हैं, तो ये हम लोग का कितना निकल कर आ जाएगा 8316, यानी इसका मान हम लोग का कितना निकल कर आ जाएगा, इसको हल करने के बाद 8316, यानी ये हम लोग का LCM का मान हो जाएगा। क्लियर, अब ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ, सॉरी इसको मैं बंद कर लेता हूँ, 8316, ओके सी वाला ऑप्शन, देखो सी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ देख सकते हो जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या है 8316 है, तो ये राइट हो जाएगा, काम खत्म। ठीक, चलो, और देखो ये जो है ना, इस बेस पे आप लोग के कई सारे क्वेश्चन हर पेपर कोड में आने वाले हैं, तो इसको ध्यान रखना ये कैसे किया जाता है सब। ऐसे तो ये आसान है, अगर जो मैंने कॉन्सेप्ट सब बताया हुआ है, जो पढ़ाया हुआ है, जो आपने प्रश्नावली लगाया होगा, तो उसके आधार पे ये चीजें बहुत भारी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये, ओके चौथा क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या, ओके चार्ट है, ऑप्शन है, और इसमें से हमें परिमेय संख्या छांटना है कि परिमेय संख्या कौन है। देखो भाई रूट में 5, भाई ये परिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया था कि रूट में जो भी संख्याएं हो अगर वो बाहर न निकले तो वो अपरिमेय होती है, जैसे रूट में 5, रूट में 7, या फिर रूट में 2, रूट में 3, ऐसी संख्याएं। क्लियर, और सेकेंड ऑप्शन है 2√3, तो ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि देखो ये रूट में 3 है और इसके साथ ये मतलब ये 2 गुणा में आए, प्लस में आए, माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, वो अगर ऐसा भी होता है कि 2 + √3 तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक, चलो जैसे आपका तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या है 4 - √5, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। तो ये फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, ये तीनों अपरिमेय हैं। देखो तीसरा रूट में 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये बाहर निकल कर 3 आ जाता है। और 3 जानते हो कि एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको 3/1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। 3/1 मतलब इसको हमने p/q के रूप में लिख लिया, और जहाँ ये q इक्वल टू नॉट 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, काम खत्म। क्लियर। तो ये चौथा जो क्वेश्चन है, ये भी आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो चौथे के बाद अगला हम लोग पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, काफी मस्त क्वेश्चन है पांचवा भी। क्वेश्चन क्या है कि पाई है, केवल 2 शब्द है, क्वेश्चन बन गया। पाई है, पाई क्या है भाई, हमें ये बताना है। इसको थोड़ा ये मारकर चेक कर लेता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, काले वाले से ही लिखते हैं। पाई क्या है भाई, हमें बताना है। ऑप्शन में है कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। अब काफी सारे लड़के इसका फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लास अच्छे से नहीं देखे होंगे तो। फर्स्ट ही क्लास में, जो फर्स्ट क्लास थी इस चैप्टर की, यानी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर की, उसमें मैंने सारी संख्याओं के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस किया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, सम, विषम, सारी संख्याओं के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको। तो आप वो लेक्चर जरूर देखना यार। तो इसमें पाई है, तो काफी सारे लड़के सोचेंगे कि यार जो पाई होता है, ठीक है, इसका तो मान 22/7 होता है। ठीक है, पाई का मान तो 22/7 होता है। ये p/q के रूप में लिख लिए, p/q के रूप में हम लोग लिख लिए, तो ये परिमेय हो गया। लेकिन केवल यहाँ तक चीजें नहीं देखी जाती हैं। देखो 22/7 को अगर आप भाग दोगे ना इसको, तो ये 3.14, और मुझे केवल इतना याद है, सबको इतना ही याद रहता है, आप सब लोग जानते हो। आगे इसको दो, मतलब मुझे याद नहीं, आगे इसमें और भाग जाता है, और फिर ये इधर बहुत सारी संख्याएं आती जाती है, और अंत में ये कटता नहीं है, डॉट 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 कहाँ तक जाता है कोई पता नहीं होता है। तो हमने बताया था कि अगर दशमलव के बाद कट जाए अगर कट जाए कोई संख्या, जैसे अगर हमने 5/4 लिखा, तो 5/4 लिखा, तो ये 5 एकम 5 और ये 5 दूनी का 10। देखो दशमलव के एक अंक तक जाकर ये कट गया, यानी हम बोल सकते हैं कि ये परिमेय है। कट जाएगा तो परिमेय है, अगर नहीं कटता है, वो अनंत तक जाता है, मतलब कभी कटता ही नहीं है, वो भाग चला 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 जाता है। जैसे हम लोग का 10/3 होता है, 10/3 जो होता है ना, तितली का नाव 3, और उसके बाद भाग दोगे तो 3 3 3, ये दशमलव के बाद 3 3 3 3 3, ये आता रहेगा, कटेगा ही नहीं कभी। उसी तरह ये भी होता है 22/7, ठीक है, कटता ही नहीं है। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है? तो मैंने आपको उस लेक्चर में, फर्स्ट ही लेक्चर में बताया था कि अगर दशमलव के बाद, ठीक है, अगर संख्याएं बार बार रिपीट हो, जैसे देखो अनंत तक जा रही हो, अगर कट जाता है, जैसे यहीं पे एक बार, दो बार या 3 बार जाकर पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वो तो सीधे सीधे परिमेय हो जाएगा। अगर नहीं कटता है, मतलब अनंत तक जाता है, तो उसमें कैसे छांटोगे कि वो परिमेय है कि अपरिमेय? तो मैंने बताया था कि जैसे दशमलव है, तो दशमलव के बाद अगर संख्याएं बार बार रिपीट हो और अनंत तक जाए, तो वो क्या होता है, वो परिमेय होता है, वो परिमेय होता है। और अगर रिपीट ना हो, जैसे ये पाई में ना 22/7 में 3.14 एक ऐसा ही कर कर कुछ आता है, मतलब ये देखो एक के बाद 4 है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे ये रिपीट हो रहा था, तो नहीं रिपीट होता है, तो वो अपरिमेय में आता है। तो इसलिए जो ये 22/7 यानी पाई जो होता है ना, वो आपका अपरिमेय होता है, इरेशनल नंबर होता है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। इसमें मैं जानता हूं लगभग 80% लड़के, यार 80% लड़के, समझ जाओ ना, उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 80% लड़के क्या करेंगे ना कि परिमेय पे ट्रिक करेंगे, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन में दिया है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है कि दोनों है, या फोर्थ ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या है। क्लियर। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे देख सकते हो। सिंपल, ये तो एक आपका मतलब स्टेटमेंट है, एक नॉर्मल, जो मैंने अभी फार्मूला बताया। क्या है, यहाँ देखो कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, और अभी जो ये 2023 का आप लोग का यूपी बोर्ड का पेपर हुआ है ना, उसमें 8 से 22 डीवी कोड का जो पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक जो ए और बी हैं, उनके लिए, और ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है भाई, तो लसम मसा के फॉर्म में दिया है। तो दो पूर्णांक ए और बी होते हैं ना, तो जो दो, इन दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है, यानी ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ठीक, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, इन संख्याओं के लसा और मसा के गुणनफल के
बराबर होता है, सिंपल। तो ये हो गया आपका। अब देख लो इसमें से पहला ऑप्शन है कि ए बराबर मौस ए बी, मतलब ए बी का मौस गुणे बी, नहीं मतलब ये गलत है। और ऐसा ऑप्शन ए गुणे बी और मौस ए बी गुणे लॉस ए बी सही है। डी वाला ऑप्शन देखो, डी वाला ऑप्शन इस टाइप का है कि मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और यहाँ पे लॉस लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है लॉस और कोष्ठ में लिख दिया कि ए बी, मतलब वही होता है कि ए जो संख्याएं दी होती है उनका लॉस और गुणे उन संख्याओं का मौस। ठीक है, उन संख्याओं का क्या होता है, मौसम। मौसम मीन्स वही क्या होगा, एच सी एफ ए बी का। तो ये देखो ये किस मैच कहाँ करता है, ये डी वाले ऑप्शन में मैच करता है। तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। देखो यूपी बोर्ड का, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को देख सकते हो, नो डाउट। क्योंकि यार जो एनसीईआरटी बुक है अब हर जगह लग रही है, और ये एनसीईआरटी का ही सारा का सारा क्वेश्चन है, तो सबके लिए अच्छा है। मैं बार बार यूपी बोर्ड इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और ये जो मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन लिए हुए हैं ना, ये यूपी बोर्ड के एग्जाम से ही लिए हुए हैं। लेकिन ये सबके लिए इंपॉर्टेंट, कहीं नहीं कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के भी एग्जाम में आए होंगे, आप देखोगे ध्यान से। तो ठीक, तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया। चलो इसको मैं कर लेता हूँ इरेज, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी यह बताना यार कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ओके, हमें सह अभाज्य संख्याओं का युग्म बताना है। भाई सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ 1 आए, वो क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं होती है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जैसे 6 और 7, और हमेशा ये जोड़े में होती है। 6 और 7 का आप एचसीएफ निकालो, जैसे 6 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 1 गुणे आपका क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2। ऐसे 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन चलो 2 गुणे 3, क्योंकि 1 सबके साथ होता है, और 7 का गुणनखंड 1 गुणे 7। अब देखो यहाँ कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, तो इसके आगे मैंने बताया कि एक पहले से ही होता है। तो एक पहले से ही है, तो एक एक दोनों में कॉमन, यानी एक, या दोनों में कुछ भी कॉमन ना मिले तो एक ही लिखा जाता है, उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। तो देखो यहाँ 6 और 7 का एचसीएफ 1 आ रहा है, इसका मतलब कि ये सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। लेकिन हमें तो ऑप्शन के अनुसार बताना है, तो चलो प्रत्येक ऑप्शन को यहाँ हल करना पड़ेगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप फटाक से बता दोगे। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा लड़के हो सकता है डी वाले ऑप्शन पे 3193 पे जाएं, 3193, लेकिन वहीं पे वो गलत कर जाएंगे, क्योंकि 3193 का आप निकालोगे ना तो एचसीएफ 3 आएगा, तो ये होगा नहीं। लगे देखेंगे भाई ये 1 गुणे 31 होगा, और ये अभाज्य संख्या है तो 1 गुणे 91 होगा, लेकिन नहीं, ये कटेगा। देखो 31 तिया 1 गुणे 31 हो जाएगा, क्यों सॉरी 3 गुणे 31 हो जाएगा, क्योंकि 31 तिया 93 हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर एचसीएफ इसका निकालते हो तो देखो दोनों में जोड़ा ये 31 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 31 हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार ये नहीं होगा, क्योंकि एचसीएफ जिसका 1 होता है वही सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, जो ये डी वाला ऑप्शन है। तो हम लोग चलो बारी बारी से चेक करते हैं। जैसे पहला ये पहले को चेक कर लेते हैं, जैसे 18 25 है, तो 18 और इधर हम लोग 25 देख लेते हैं। 18 को गुणनखंड क्षत्रीय 18, यानी क्षत्रीय 18 2 तिहाई 6 क्षत्रीय 18 3, और 25 का भाई 5वां 25। अब देखो यहाँ एचसीएफ क्या होगा भाई साहब, अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है भाई, कुछ मतलब मैच नहीं कर रहा है, तो एचसीएफ 1 हो जाता है। तो यहाँ एचसीएफ 1 आ रहा है 18 और 25 का, इसका मतलब ये सहभाज्य संख्याओं का युग्म बिल्कुल राइट है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको ओएमआर शीट में ए वाले ऑप्शन को गाढ़ा कर देना है। मैं बता दूं आपको कि जो यूपी बोर्ड का 2023 से एग्जाम जो हो रहा है ना शुरू, मतलब 2023 से ओएमआर शीट लागू हुई है, 20 आपके क्वेश्चन ओएमआर शीट पे आएंगे, तो आपको ओएमआर शीट की भी प्रैक्टिस करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत अब आपका एग्जाम में ना बड़ा महत्व होने वाला है। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल होगा। देखो ये भी 2023 में आपका जो पेपर हुआ है उसमें ये डीवी वाला कोड है 822 डीवी वाला, उसमें आया हुआ ये प्रश्न है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल होगा, हमें ये बताना है। तो देखो और अगला इसका क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है गुणनफल का, कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ये एक्चुअली देखो मैंने लिखा हुआ है क्या,
यूपीएमपी 2023 यानी उत्तर प्रदेश का जो मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है जो 2023 में यूपी बोर्ड ने जारी किया था, उसमें ये क्वेश्चन डाला गया था कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। और आपसे एग्जाम में क्या पूछ दिया गया था? भागफल पूछ दिया गया था, जैसे कि ये उदाहरण नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है। तो देखो, चाहे गुणनफल हो चाहे भागफल हो, एक शून्योत्तर परिमेय और अपरिमेय संख्या का वो हमेशा अपरिमेय ही आता है। शून्योत्तर मीन्स शून्य को छोड़कर। जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूं कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा, तो एक शून्योत्तर परिमेय संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे 2 या 3 या 4 कुछ भी ले लो, आप बट्टे में भी लिख सकते हो, जैसे 4/3, 3/2। ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय होते हैं। क्योंकि ये परिमेय कैसे है? क्योंकि इसको 2/1 हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि बट्टे में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं सीधे सीधे आपसे ले रहा हूँ। यहाँ मान लो जैसे 2 ले रहा हूँ, और एक शून्योत्तर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, जैसे रूट में 2 या रूट में 3 कुछ भी ले लो। तो जैसे मैं रूट में 3 ले लेता हूँ और इनका भागफल करते हैं, तो भागफल 2/√3। तो ये ऐसे ही नजर आ जा रहा है कि ये अपरिमेय होता है। बाकी इसको आप हल भी करोगे तो देखो, इसका परिमेयकरण करोगे, ऊपर रूट में 3, नीचे रूट में 3 से गुणा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये देखो, ये 2√3 और बट्टे में ये तितली का 9 यानी बाहर आ जाएगा 3। ये एक अपरिमेय ही होगा, जब तक रूट आए वो अपरिमेय ही रहेगा। तो यहाँ भागफल अपरिमेय आ रहा है। उसी प्रकार आप इनका गुणन मतलब गुणा भी करते हो, जैसे 2 × √3, तो ये 2√3 होगा, तो ये भी तो अपरिमेय है। या फिर हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये भी अपरिमेय। तो सिंपल, आप गुणा करो या भागफल करो, दोनों स्थिति में आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चाहे आप गुणा करो चाहे भागफल निकालो, वो हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगी। मैंने प्रूव कर भी आपको दिखा दिया। बाकी चलो, तो इस प्रकार ये 8वें का अपरिमेय संख्या बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 9 नंबर ये जो क्वेश्चन है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, तो ये भी अपरिमेय होगा। तो सदैव अपरिमेय होगा, ए वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो भाई साहब, 9 के बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लस्य है। अब देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है? यही है कि मैंने जब संख्याओं के बारे में पढ़ाया था, तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखो तो थोड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे। लेकिन जो भी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक एक, तो शायद आपको दिक्कत ना हो। 1 मिनट, थोड़ा भाई पानी पी लेते हैं। बोलते बोलते गला बैठ जाता है, थक जाते हैं। 1 मिनट। चलो भाई साहब, ओके। यदि 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लस्य है। अभाज्य संख्याएं मीन्स जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 से कटती हैं और एक स्वयं से कटती है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। इसका मतलब कि इसके केवल 2 गुणनखंड हो गए। जैसे 3 का गुणनखंड निकाले तो 1 × 3 होगा, 7 का गुणनखंड निकाले तो हम लोग 1 × 7 होगा, 11 का गुणनखंड निकाले तो 1 × 7 होगा। 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ठीक है, 9 अभाज्य संख्या इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसका गुणनखंड देखो, 1 × 3 × 3, यानी आपका ये देखो 1 और 1, ये स्वयं से भी विभाजित हो जाएगी। मतलब 1 और 9 से तो विभाजित होगी, स्वयं से तो विभाजित होगी, उसके अलावा 3 से भी विभाजित हो जा रही है। तो ये अभाज्य नहीं बल्कि ये भाज्य हो जाएगी। और हमेशा याद रखना, जो भाज्य संख्याएं होती है ना, वो उसके जो गुणनखंड होते हैं केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे देखो 1 × 3, 1 के साथ मैं कह रहा हूँ, 1 को लेकर, जैसे 1 × 3, 1 × 7, 1 × सॉरी ये 7 मैंने लिखा है क्या, 1 × 11, देख रहे हो, केवल 2 गुणनखंड इसके होते हैं। तो यही अभाज्य संख्याएं होती है। तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लस्य होगा। ठीक है, ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या है। अब इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। ए का गुणनखंड, अगर ए एक अभाज्य संख्या है तो उसका गुणनखंड 1 × ए होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या 1 × ये ए है, ए, ठीक है, कोई अभाज्य संख्या जैसे 11 हो गया तो इसका गुणनखंड 1 × वो खुद संख्या होगी। अन्य अभाज्य संख्या जैसे कोई 23 ले ले तो देखो 1 × 23 होगा। यानी किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड 1 और गुणे में वह संख्या ही होती है। तो ये अभाज्य संख्या थे, उसका गुणनखंड 1 × ए हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका बी वाले का 1 × बी हो जाएगा। ठीक है, इसका 1 × बी हो जाएगा। अब देखो, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन में इसका हमें लॉस यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होता है आप जानते हो, जैसे जो जोड़ा बनता है
वो उसको लिखते हैं और साथ में जो जोड़ा नहीं बनता है उसको भी लिख लेते हैं। तो ये नहीं बन रहा है दोनों, तो इसको भी लिख लेंगे a गुणे b। तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसका गुणा होगा तो वो ab हो जाएगा। ठीक, यानी आपका एलसीएम ab आ गया। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन हुआ वो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी अगर इसका अगर एचसीएफ देखा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, तो भाई जो दोनों में कॉमन हो तो दोनों में कॉमन एक, तो एक हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो अभाज्य संख्याएं होती है उनको तो मतलब एलसीएम उनका बदल सकता है, एलसीएम अलग अलग हो सकता है, लेकिन दो या कितनी भी अभाज्य संख्याएं ले ले तो उनका जो एचसीएफ आएगा वो हमेशा एक ही आएगा, क्योंकि एक ही सब में कॉमन रहेगा, उसके अलावा और तो कोई कॉमन नहीं रहेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ इस चीज को हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलो भाई साहब, बोलते बोलते थक गया यार। चलो 10 के बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। ओके, एचसीएफ यानी वही हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा। तो दो क्रमागत सम संख्या है, टेस्ट कर लेते हैं। जैसे पहली 2 हो गई और दूसरी जैसे 3 तो सम नहीं हुई 4, तो ये दो हम लोग की क्रम से आने वाली सम संख्याएं हैं। या इसके अलावा और कोई भी ले सकते हैं, जैसे 8 हो गया और आपका 10 हो गया। ये देखो क्रम से आने वाली है, क्रमिक लिखा है, क्रमिक मीन्स क्रम से आने वाली। तो कोई भी एक आप सम संख्या ले रहे हो तो उसके बाद कौन सी होगी, तो जैसे 2 हमने लिया तो 2 के बाद हम लोग की 4 सम होगी, और 8 के बाद 9 आएगी, लेकिन 9 तो सम नहीं है तो उसको नहीं लेंगे तो 10 आएगा। तो ये क्रमिक यानी क्रम से आने वाली सम संख्याएं हैं। अब इनका हमें पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, तो चलो टेस्ट कर लेते हैं। जैसे 2 का गुणनखंड 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, बाकी एक नहीं लिखा जाता है साथ में, लेकिन इसका अन्य गुणनखंड नहीं है इसलिए 1 गुणे 2 लिखना पड़ेगा। 4 का 2 गुणे 2। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो भाई एचसीएफ क्या आ रहा है, यहाँ से देखो एचसीएफ दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो 2 गुणे 2 यानी 4 आएगा। ठीक है, ओके 4 आ रहा है। यहाँ देखें तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, इसका गुणनखंड क्या हो गया 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2, और 10 का 2 पचे 10, 2 गुणे 5। अब देखो इसका एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें भी हम लोग केवल यहाँ ये कॉमन है 2। यहाँ माफ करना भाई साहब, एचसीएफ में जोड़ा बन रहा है तो उसको एक ही बार लेते हैं, 2 बार मैंने लिख दिया। ठीक है, एक्चुअली थोड़ी भाई साहब जान रहे हो गर्मी की दिन है, दिमाग खराब हो जा रहा है गर्मी से। ठीक है, चलो तो यहाँ एचसीएफ 2 हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी देखो कॉमन यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी एचसीएफ 2 हो गया। इसी प्रकार आप क्रम से दो कोई भी सम संख्या ले लो, जैसे 20 हो गया, उसके बाद क्या होगा आपका 22 होगा, 21 के बाद शायद नहीं होगा, क्या चेक कर लेते हैं थोड़ा। चलो यहाँ तो 2 2 आ रहा है एचसीएफ, जैसे 20 और 22 पे चेक करते हैं हम लोग। हाँ वो भी आएगा, वो भी 2 आएगा, 20 और 22, क्योंकि 21 को हम लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 21 आप लोग की विषम संख्या है, तो क्रम से आने वाली 20 और 22 सम संख्या है। 20 का गुणनखंड भाई 10 दूना के 20, 2 पचे 2 दूना का 4, 4 पचे 20, ये हो गया। और 22 का गुणनखंड 11 दूना का 22 यानी 2 गुणे 11 हो गया। देखो इसका भी एचसीएफ आप लोग देख रहे हो, इसमें भी देखो इसका भी एचसीएफ 2 आ रहा है। यानी हम लोग एक तरह से डिसाइड कर सकते हैं ये कि जब हम दो क्रम से आने वाली सम संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो वो हमेशा 2 आता है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन में क्या है कि सदैव एक, पहला वाला ऑप्शन है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सदैव एक यानी हमेशा एक आता है, नहीं ये तो गलत है। शून्य आता है, ये भी गलत है। सदैव 2, तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सदैव 2, क्योंकि हम यहाँ हमेशा देख रहे हैं कि हाँ हर जगह क्या क्या आ रहा है, हर जगह 2 ही आ रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार आप दो क्रम से आने वाली विषम संख्याओं का एचसीएफ कमेंट कर बता सकते हो, या चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि वो क्वेश्चन में पूछ दे। जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि दो क्रम से आने वाली विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो देखो जैसे 3 हो गया, 3 के बाद 5, तो देखो इसका 1 गुणे 3 और ये आपका 1 गुणे 5। ठीक, अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग और अलग ट्राई करते हैं, जैसे 7 और 9, 7 के बाद 8 तो सम है तो इसलिए सम को नहीं, विषम, मतलब यहाँ हम लोग विषम को चेक कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे देख रहे हो इसको तो हमने कर लिया, इसका तो सी वाला ऑप्शन आया। अब यहाँ हम थोड़ी विषम को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि विषम से भी तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में।
तो दो क्रम से आने वाली विषम संख्या है, यहाँ पे HCF 1 आ रहा है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे 7 के बाद 8 तो नहीं होगा, 9 होगा। तो 7 का 1 गुणे 7 और 9 का 1 गुणे 3 गुणे 3, तो 1 नहीं लिखते हैं, 3 गुणे सॉरी तिथि लिखना हो, यही होगा। तो HCF भाई इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं होता है, तो वही मतलब एक आपका HCF होता है। ओके, यानी हम लोग ये कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं कि दो क्रम से आने वाली जो विषम संख्याएं हैं उनका HCF हमेशा 1 आता है, ठीक है, और दो क्रम से आने वाली सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 आता है। काम खत्म। ठीक, चलो भाई साहब, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11, और इसके आधार पे जो भी हम लोग का विषम संख्याओं का भी कॉन्सेप्ट था उसको हमने देख लिया। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व कराने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप खुद फील कर रहे होगे यार कि हम इन क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। ये हमने 11 क्वेश्चन यहाँ पे किया है, लेकिन 11 से जो ये हमने 11 क्वेश्चन किया है ना, इसके आधार पे आप 100, 200, 300 भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि हम लोग इसके आधार पे जो कॉन्सेप्ट है ना उनको भी साथ में डील करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस हम लोग क्वेश्चन लगाए, ऑप्शन में ये बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन और आगे बढ़ते गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा एग्जाम का टाइम होना चाहिए जब आपके पास समय नहीं है, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने हैं, तब होना चाहिए। अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ने पे जोर दो, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा आपका ना, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका मजबूत है, थोड़ा सा मतलब आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो, उसके आधार पे आप कितने भी क्वेश्चन लगा जाओगे, कोई लिमिट ही नहीं होगी क्वेश्चन लगाने की, ठीक है। तो क्वेश्चन के पीछे मत भागो, पहले कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, उसके बाद क्वेश्चन के पीछे भागो, ठीक है। चलो, 11 के बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं a और 18 का लसाअ 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान होगा। ओके, हमें दो संख्याएं दी हुई है, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 18 है। इसका हमें क्या दे रखा है, इसका लसाअ मीन्स एलसीएम हमें दे रखा है क्या, वो हमें 36 दे रखा है, और HCF क्या दे रखा है, HCF दे रखा है यानी मौसा 2। तो पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा, यानी a की जगह पे ये हम लोग की पहली संख्या है भाई साहब, ये हम लोग की दूसरी संख्या है, ये उन संख्याओं के यहाँ लसाअ दे रखा है और ये मौसा दे रखा है, यानी हम लोग की ये पहली संख्या गायब कर दिया है और उसी का मान हमें पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक, तो भाई फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसाअ या लसाअ गुणे मौसा। ठीक, तो यहाँ पे पहली संख्या में ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या इधर गुणा है तो उधर जाकर बट्टे में आ जाएगी, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लसाअ गुणे मौसा बटा पहली संख्या। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं कर लूँ क्या, इरेज। चलो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर लसाअ गुणे मौसा बटा पहली संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है ना कि सॉरी पहली संख्या नहीं, दूसरी संख्या, क्योंकि पहली संख्या तो हमें ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो पहली संख्या बराबर होता है ना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुणे मौसा, तो यहाँ पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या होता है, और जब बराबर को उधर जाएगा तो उधर भाग में हो जाएगा, तो इधर भाग में बट्टे हो गया। अब देखो जो भी चीजें हैं उनको हम लोग उनका मान यहाँ पे रख लेते हैं भाई। पहली मतलब लसाअ क्या है, 36 है, लसाअ मीन्स वही एलसीएम, और मौसा क्या है, HCF हम लोग का 2 है तो 2, और बट्टे में हम लोग का दूसरी संख्या 18 है तो 18 रख लेते हैं भाई साहब। 18 दूना का 36 और 2 दूना का हम लोग का ये गुणा होगा तो 4, यानी हम लोग का a का मान कितना आएगा, वो a का मान हम लोग का 4 आएगा। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन मस्त है, और ऐसा क्वेश्चन निश्चित है आपके एग्जाम में आना, वो आएगा ही आएगा। बाकी क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्वेश्चन 2023 का भी जो पेपर हुआ है ना यूपी बोर्ड का, उसका जो जेड वाला कोड था 822 जेड, उसमें ये क्वेश्चन था। और साथ ही जो यूपी बोर्ड के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया था, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था, यानी मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पेपर में पूछा। तो यहाँ से आपको ये भी सीख मिलती है कि जो बोर्ड का मतलब बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल पेपर है उसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। अभी आप लोग का 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए भी मॉडल पेपर जारी होगा बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली, तो वो सारे आप मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के जरूर सॉल्व करना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन कुछ कोड के पेपर में, कुछ क्वेश्चन कुछ कोड के पेपर में पूछ देगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त
होता है होगी। ओके, देखो ऐसी संख्या में हम लोग मतलब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, ठीक है, बड़ी से बड़ी मीन्स यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे हम लोग 125 और 70 को विभाजित करें, यानी जिससे हम लोग 125 में और 70 में भाग दें तो शेषफल हमें 8 और 5 बचे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जो हमें शेषफल दिया है उसको पहले संख्या में से घटा लेते हैं। तो पहली संख्या दिया है हमें 125, ठीक है, और दूसरी हमें दिया है 70। बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे भाग देने पर इसमें 125 ही है ना, हाँ 125 और 70 में भाग देने पर शेषफल हमें 8 और 5 प्राप्त हो। 8 और 5 मतलब इसमें भाग दे तो 8 और इसमें भाग दे तो 5 हमें शेषफल प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग 8 और 5 को इसमें से घटा लेते हैं तो वह संख्या उसको पूर्णतः विभाजित करेगी। तो यहाँ 8 हम लोगों ने घटा लिया और यहाँ 5 कह रहा है तो 5 पहले घटा लेते हैं। तो यहाँ देखो 5 गया तो ये आपका 117 हुआ ना, 117, और ये 70 में से 5 गया तो 65। अब ये जो दो बचा, अब आप बड़ी से बड़ी जानते हो, बड़ी से बड़ी मीन्स एचसीएफ मौसा, तो इनका हम लोग मौसा ज्ञात कर लेते हैं और जो मौसा आएगा वही आंसर होगा। उस मतलब जो मौसा आएगा ना उस संख्या से जब हम लोग 125 और 70 में भाग देंगे तो शेषफल आप लोग का इसके लिए 8 बचेगा और इसके लिए 5 बचेगा। तो चलो इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 65 भाग विधि से हम लोग ज्ञात करते हैं और ये 117 है। बाकी आप गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हो। 65 है कम, ये 65 हो जाएगा ना, हाँ ये 7 में से 5 गया 2, ये 6 पचे 11, 52 हो गया। फिर हम लोग अब ये छोटा हो गया तो 52 से हम लोग अब 65 में भाग देंगे, ठीक। तो 52 एकम 52 दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है आपको। चलो ये 5 में से 2 गया 3 और ये 1 13 और ये 52, तिरतिया 39 13 चौका 52, ये कट गया, देखो कट गया। जो अंत में यहाँ बचा वही एचसीएफ आपका होता है। तो यह 13 बचा तो आप लोगों का 13 क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब देखो इस 13 से जब आप 125 में और 70 में भाग दोगे तो 125 में भाग दोगे तो शेषफल 8 बचेगा और जब मतलब इससे आप 70 में भाग दोगे तो शेषफल आपका 5 बचेगा, ठीक है। तो आप लोग का ये 13 आपका बिल्कुल मतलब राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार किया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका 15 13 17 14 है, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 13। क्लियर। चलो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में निश्चित है आना ही आना है, तो इसको आप लोग क्लियर कर लेना। देखो अगला क्वेश्चन देख सकते हो, सेम यही क्वेश्चन है, संख्या बदल दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 यानी 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। अब देखो यहाँ शेषफल केवल 5 दिया है, इसका मतलब दोनों में शेषफल 5 प्राप्त हो, तो दोनों में से आप पहले 5-5 घटाओगे और फिर जो बचेगा उसका एचसीएफ निकालोगे। ये क्वेश्चन अभी जो 2023 का आप लोग का पेपर हुआ है ना मैथ का यूपी बोर्ड का, तो उसमें 822 डीवाई कोड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो कर लेते हैं इसको भी। देखो पहला क्या है, 245 संख्या है, ठीक है, उसके बाद 1037 यानी 1037 से बोल रहा है कि मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे इसमें और इसमें हम लोग भाग दे तो शेषफल 5 बचे। तो सबसे पहले तो 5 घटा लेते हैं दोनों में से, उसके बाद जो संख्या बचेगी उसका एचसीएफ निकालेंगे और तो उस एचसीएफ द्वारा इसको आप भाग देंगे तो हम लोग का शेषफल 5 बचेगा दोनों में, ठीक है। ये करने का तरीका होता है इस क्वेश्चन को। देखो 245 में से हम लोग का 5 गया और इसमें से हम लोग का 5 गया। यहाँ स्पेसिफिक पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं बोल रहा है कि इसमें से मतलब इसमें 8 मतलब 8 शेषफल बचता है, इसमें इतना शेषफल बचता है, इसमें केवल एक ही बोला है तो एक ही दोनों में से हम लोग घटा देंगे। क्लियर। चलो तो ये आपका 240 हो जाएगा और देखो ये 2 और 3 और यानी ये 10 32 आपका हो गया। अब इन दोनों का एचसीएफ आप निकालो, चलो निकाल लेते हैं। 240 और यहाँ 10 32 भाग देते हैं भाई साहब, कितने बार जाएगा, इस एक अंक हम काटेंगे तो 5 बार जाएगा। क्या 0 पंचों का 20 का, 0 5 दूना का 10 नहीं जाएगा, अधिक हो जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार हम लोग ले जाते हैं। तो ये 0 चचौ का 16 का 6 हंसी लगा 1 4 दूना का 8 1 9 960 हो गया। ये 2 बचा, ये देखो 13 में से 6 गया 7 और ये आपका क्या हुआ, ये 9 हुआ, 9 9 0 हो गया यानी ये कट गया। 72 हुआ, 72 से हम लोग इसमें भाग देंगे 240 में। ये इसको भाग विधि से हम लोग एचसीएफ निकाला बोलते हैं, बाकी आप गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हो। तो 72। अब देखो ये
हाँ भाई, कितने बार जाएगा? 7 तिरी का 21, 3 दूना का 6, 3 सते 21, 3 दूना का 6, 3 सते 21, 216 चला जाएगा। 3 दूना का 6 और 3 सते 21, 216, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ हम लोग का कितना बचा? 3, 3 में से 1 गया 2 और ये कट गया और ये 72, ये 24 या 72 होता है। 3 चौक 12 का 2, 3 अंक 6 1 7, यानी ये कट गया। यानी जो अंत में ये 24 बचा, यही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, जो अंत में यहाँ बचता है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ 24 हो गया, मतलब हमने 24 निकाल लिया। अब देखो, यही आपका आंसर हो जाएगा। 24 से अगर आप भाग दोगे 245 और 1037 में, तो आप देखना आपका कितना शेषफल बचेगा। दोनों में आप देखना 5 शेषफल बचेगा, आप देकर देख लेना, ठीक है। चलो, तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए जो आपका इसका भी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि 22 23 24 25 दिया हुआ है। तो जो सी वाला ऑप्शन है 24, क्योंकि 24 आया है आंसर, तो ये सही हो जाएगा। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूँ ये 14 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, ये भी मस्त क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें देखो कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको सीखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन है, हमें दिया है कि यदि a बराबर 2 का वर्ग, यानी 2 गुणे 2, 2 2 बार है तो उसी को 2 को देखो ऐसे, अगर 2 गुणे 2 ये 2 बार है तो इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का 2 बार गुणा, 2 का घात 3 है, इसका मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे, ठीक है। आई होप इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। चलो, अब देखो यहाँ पे दिया है कि यदि a बराबर 2 का स्क्वायर, यानी 2 का 2 बार गुणा है, गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 घाते 4, ठीक है, 5 घाते 4 यानी 5 का 4 बार गुणा, और b बराबर हमें दिया कि 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 2 गुणे 5, तब एचसीएफ ए बी, तब ए बी का एचसीएफ क्या होगा? यानी हमें a बराबर दिया है कि a का जो गुणनखंड है वो क्या है? देखो 2 का स्क्वायर दिया है, मतलब 2 गुणे 2, और 3 का स्क्वायर दिया यानी 3 गुणे 3, और 5 का घात 4 दिया यानी 5 का गुणा 4 बार, यानी गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे। तो वो डायरेक्ट लिख दिया है ऐसे कि 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 4, ठीक है। इसको मतलब इसको आप फैला भी सकते हो कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे। और b बराबर हमें दिया है क्या? b बराबर दिया है 2 घाते 3, यानी 2 3 बार है, और गुणे 3 घाते 2, 3 घाते 2, और गुणे 5, ठीक है। 5 5 का घात कुछ नहीं है तो 1 रहता है, क्योंकि जैसे 2 है, 2 का घात कुछ नहीं है तो 1 मतलब रहता है, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है, ये समझ जाना आप। अब देखो कह रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा? क्यों कह रहा है ना कि एचसीएफ क्वेश्चन में ए बी, मतलब ए का ये मान है, मतलब ए का गुणनखंड ये है, बी का गुणनखंड ये है, तो ए बी का एचसीएफ क्या होगा हमें बताना है। तो एचसीएफ क्या होता है भाई? जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या हो? कॉमन होता है, वो एचसीएफ होता है। तो देखो, जैसे यहाँ 2 गुणे 2 है, 2 बार 2 है, और 2 गुणे 2 गुणे 2 यहाँ 3 बार 2 है, तो कॉमन मिनिमम वाला होगा, क्योंकि इसमें 3 बार है। जैसे ऊपर देखो, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि 2 गुणे 2, और 2 घाते 3 का मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ कॉमन कितना होगा? केवल 2 होगा, यानी मिनिमम वाला कॉमन होता है, मिनिमम घात वाला कॉमन होता है। तो यहाँ डायरेक्टली आप कैसे लिखोगे? अगर 2 का ले रहे हो तो इसमें अगर एचसीएफ निकाल रहे हो तो उसमें जो कॉमन है मिनिमम घात वाला, तो देखो जैसे ये 2 है, 2 के घाते 2, या 2 घाते 3 है, तो 2 घाते 2 यहाँ पे लिखोगे, ठीक। गुणे, अब 3 घाते 2 है, 3 घाते 2 दोनों बराबर है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिखोगे। अब देखो 5 घाते 4 है और 5 घाते 1 है, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 4 बार है और ये 5 एक ही बार है, तो एक ही तो मैच होगा, यानी 5 घाते 1, यानी वही आप 5 लिखोगे। ये आपका एचसीएफ हो गया। अब इसका आप गुणा कर लो, जो आएगा वही एचसीएफ होगा। इसी फॉर्म में दिया है, नहीं गुणे के फॉर्म में दिया है, तो चलो हम लोग गुणा कर लेते हैं। जैसे ये 2 दूना का 4, 4 पचे 20 हो गया, और ये तितली का 9, यानी 9 दूना का 18, 180 आपका इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 180 सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब यहीं पे अगर एलसीएम पूछता, तो जैसे हम लोग एलसीएम में क्या होता है कि जो जोड़ा बनता है उसको तो लेते ही हैं, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचता है उसको भी ले लेते हैं। तो जैसे जैसे ही आपको समझा दूं एलसीएम में क्या होता है। देखो एलसीएम में क्या होता है, जैसे ये 2 घाते 2 है, तो इसको 2 गुणे 2 हमने लिख लिया, और ये 2 घाते 3 है, ठीक है, तो 2 घाते 3 है, सॉरी 2 घाते 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, और 2 घाते 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे।
तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में एक्चुअली होता ये है कि जो जोड़ा बनता है उसको तो एक बार लेते ही हैं और साथ में जो बचता है उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हो 2 घाते 3 यानी मैक्सिमम घात वाला एलसीएम में लिया जाएगा। तो अगर यहीं पे अगर एलसीएम पूछता तो एलसीएम क्या होता है इसका, अगर एलसीएम हम लोग निकालते तो यहाँ देखो एलसीएम आपका जो होता है ना वो होता है आपका, इसमें हम लोग मैक्सिमम घात वाला लेते 2 घाते 3 गुणे, इसमें भी हम लोग मैक्सिमम घात वाला लेते यानी 3 घाते 2, इसमें तो बराबर है कोई दिक्कत नहीं तो वही लिया जाएगा। और इसमें 5 और 5 घाते 4 में 5 घाते हम लोग 4 लेते और इसका गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इसके आधार पे अगर कोई भी आप क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो चलो, तो एलसीएम में आपका मैक्सिमम घात वाली मतलब जोड़ा लिया जाता है और एचसीएफ में मिनिमम घात वाली। ठीक है, जैसा यहाँ 2 घाते 2 है 2 घाते 3 है तो हमने 2 घाते 2 ले रखा है, ये बराबर है तो उसको तो ऐसे ही लिख देंगे, ये 5 घाते 4 5 घाते कुछ नहीं है तो 1 है तो 5 घाते 1 यानी 5 को हमने ले रखा है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखें तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो भाई साहब इसको मैं अब कर लेता हूँ इरेज और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ओके 16 नंबर, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। चलो 1 मिनट पानी पी लेता हूँ उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलो भाई साहब, कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को हम लोग 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त करें तो m का मान क्या होगा। सिंपल है, जैसे कह रहा है कि 65 और 117 का अगर एचसीएफ को हम लोग 65 m माइनस 117 के रूप में लिखे, इसका मतलब कि जो उसका एचसीएफ है ना उसको 65 m माइनस 117 के हम लोग बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग 65 और 117 का एचसीएफ निकाल दे, तो मैं भाग विधि से निकालता हूँ, आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। तो 65 कम 65 क्योंकि 2 बार तो जाएगा नहीं, 7 में से 5 गया 2 और ये 6 5 11 52 हो गया, 65 52 एकम 52 ये 3 हो गया, 13 चौका 52 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कट गया, यानी एचसीएफ कितना हो गया 13 हो गया। अब वही कह रहा है कि जैसे यदि 65 और 117 के एचसीएफ को मतलब जो इसका एचसीएफ है जो 13 है इसको किस रूप में लिखा गया है 65 m माइनस 11 के रूप में, मतलब इसको 65 m माइनस 11 के रूप में लिखा गया है यानी 65 m माइनस 11 इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बराबर कर देंगे और बस इसको हम लोग सॉरी 11 नहीं है 117 है, तो जो इसका एचसीएफ आया है 65 m माइनस 117 के रूप में हमने लिख लिया यानी उसके ये बराबर हो गया। अब इसको हम लोग हल कर देंगे और हल करने के बाद जो आंसर आएगा वही मतलब आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलो हम लोग करते हैं, 65 m है और माइनस 117 तो इसको इस बगल लाते हैं यानी 13 प्लस 117 इक्वल टू 65 m हो जाएगा। इधर का इधर इधर का इधर कर देते हैं, 65 m बराबर 13 प्लस 117, चिन्ह कोई नहीं बदला क्योंकि हमने पूरा पक्ष इधर किया पूरा पक्ष इधर किया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 65 m बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 का 0 1 1 2 1 3 और 1 130 हो गया। 65 उधर 65 m है यानी 65 गुणे m है और उधर 65 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा उधर जाकर m बराबर मतलब ये बट्टे में हो जाएगा 65, ये 2 बार आपका जाएगा ना, हाँ 2 5 10 का 0 तो इसके बाद 2 बार जाएगा यानी आपका m का मान कितना आ गया 2 आ गया। शायद यहाँ आपको दिखाई नहीं दिया, चलो यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ तो आपको समझ आ रहा है ना कि 65 m बराबर 13 प्लस 117 कैसे हो गया, ये 13 बराबर 165 m माइनस 117 था, 117 इधर आया माइनस इधर आया तो प्लस हुआ यानी 13 प्लस 117 बराबर 65 हो गया। इधर का पूरा पक्ष इधर का पूरा पक्ष उधर ले जाएंगे कोई चीज नहीं बदलेगा। अब देखो यहाँ से यानी 65 m बराबर 13 प्लस 117 हो गया तो 65 m बराबर, अब फिर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 और फिर यहाँ से अगर हम लोग m बराबर निकालें, अगर यहाँ से हम लोग m बराबर निकाले तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये m गुणे 65 गुणे m है तो 65 हो जाएगा तो 130 बट्टे 65 हो जाएगा क्योंकि भाग हो जाएगा इधर गुणा है तो, और इसको कटाएंगे तो 2 यानी m का मान कितना आ गया 2 आ गया यानी आपका 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर, चलो भाई ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 था। अब चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
1 मिनट। देखो हम लोग का वीडियो का भाई 50 मिनट वीडियो हो गई, मात्र 16 क्वेश्चन करने में हमें 50 मिनट लग गए। हो कि आप बहुत टाइम ले रहे हो। देखो यार, टाइम तो ले रहा हूँ, लेकिन देखो मैं कितना कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे आपको सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ, ऐसे कि मतलब आपको कुछ नया-नया हर एक क्वेश्चन में चीज़ें सिखा रहा हूँ। पैस मतलब यहाँ हम लोग का अगर 16 है ना, तो 16 दूना का 32। आपको एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने को 2 मिनट देगा, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, यूपी बोर्ड की मैं बात करूँ, तो उसके लिए मतलब 1 घंटा निर्धारित है। देखो 2 मिनट से भी अधिक आपको टाइम मिल रहा है। 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो यहाँ लगभग हम बोल सकते हैं कि 2.5 मिनट आपको टाइम मिलता है। तो एक तरह से हम लोग उसी के रेशियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आपको एग्जाम में तो ऐसे समझाना किसी को थोड़े होगा, अब वो तो आपको फटाक-फटाक करना होगा ना। मैं यहाँ जैसे आपको समझा रहा हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें अलग भी मतलब जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है उसके आधार पे कुछ अलग भी बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। आपको टाइम नहीं लगेगा अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो तो, ठीक है? चलो भाई साहब, ये क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया है ना? हाँ, 17 नंबर कर लेते हैं। 17 नंबर क्या है? यदि 26 156 का लॉसा 156 है तो मौसा होगा। सिंपल, वही मौसा वाला फार्मूला लगा दोगे कि मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में लॉसा। ये फार्मूला आया कहाँ से? तो वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा वाले से ये फार्मूला आया। ठीक, अब पहली संख्या क्या है भाई? 26 और दूसरी संख्या 156 है। इनका क्या बोल रहा है? इनका बोल रहा है कि इनका लॉसा 156 है, तो लॉसा 156 तो लॉसा 156 बट्टे में लिख लेंगे, तो इनका मौसा क्या होगा? तो मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा लॉसा। तो पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 156 और लॉसा ये कट गया, ये 26 बचा, यानी लॉसा कितना हो जाएगा? 26। ये आपका आंसर हो जाएगा। बी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में परिमेय है। ओके, हमें परिमेय संख्या छांटना है कि इसमें से परिमेय संख्या क्या है। ओके, पहला ऑप्शन है पाई। पाई को हमने पहले ही बता दिया भाई कि पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। सीधे सीधे आप इसको याद भी रख सकते हो। कैसे होता है पीछे आप देख चुके हो। रूट में 7, रूट में 7 ये तो भाई एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि रूट में 7, रूट में 5, रूट में 2, जो रूट से बाहर ना निकल पाए वो सीधे सीधे अपरिमेय उसको कह दोगे। अगला है सी वाला 16/25, रूट में 16/25। ठीक है, क्या है? रूट में 16/25, ये पूरा का पूरा रूट है। ठीक है, तो ये बाहर निकलेगा, 16 बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, और ये 25 तो 5 हो जाएगा, यानी 4/5 पी बाई क्यू के हम रूप में इसको लिख लिए। क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है, यानी यही आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये परिमेय होगा। बाकी डी वाला तो ऐसे ही रूट है, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, 3 2 और उसके साथ 3 है, उससे हमें मतलब नहीं है, वो सीधे सीधे अपरिमेय होगा। तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी वाला आपका परिमेय संख्या होगी। क्लियर? चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर, ये 2023 में जो पेपर हुआ है यूपी बोर्ड का, 822 DW पेपर कोड में आया हुआ था ये पेपर। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, हमें परिमेय संख्या छांटना है। पहला ही आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रूट में आपका 9 लिखा है। रूट में 9 मीन्स 3, और 3 को भाई हम लोग 3/1 के रूप में लिख लिए। 3/1 मीन्स वही p/q के रूप में लिख लिया, और q यहाँ 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। सिंपल, तो ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बी वाला अपरिमेय है, रूट में है। सी वाला भी वही, और डी वाला रूट क्यों है? तो डी वाला देख लो, इसके बारे में भी मैं समझा चुका हूं, लेकिन देख लो। देखो दशमलव के बाद 0 दशमलव, दशमलव के बाद देखो क्या लिखा है? 1011, 1011, फिर 0, फिर 111, फिर 0 और डॉट 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 लिखा है। मतलब ये कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है। कट जाता तो वो तो परिमेय होता है, लेकिन कट नहीं रहा है। तो कट नहीं रहा है, तो इसके लिए मैंने स्थिति क्या बताया कि अगर एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन हो तो वो परिमेय कहलाता है। अगर रिपीटेशन न हो तो वह क्या कहलाता है? माफ करना, अगर रिपीटेशन होता है तो वो परिमेय कहलाता है, और अगर रिपीटेशन नहीं होता है तो वो अपरिमेय कहलाता है या अपरिमेय होता है। तो ये क्या है? ये देखो, ये 1 के बाद 0 आ रहा है, फिर 1 1, तो यह रिपीट थोड़ी हो रही है एक ही संख्या, तो यह अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार हम लोग का बी वाला, सी वाला और डी वाला ऑप्शन अपरिमेय, और ए वाला हम लोग का परिमेय, और हमें परिमेय ही छांटना था, तो ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। अब देखो यहाँ समतुल्य संख्या का मतलब क्या है? जैसे मैं 5/10 लिखूं, 1/2 लिखूं, या फिर 20/40 लिखूं,
ये तीनों आपस में बराबर ही है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब भी आधा होता है। 5 दूना का 10, इसको काटेंगे तो 1/2 ही होगा। 1/2 तो ये पहले से ही है, इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 ही होगा। देख रहे हो? तो यही क्या होती है, समतुल्य संख्या इसी को बोलते हैं। भले वो देखने में अलग हो, जैसे 5/10 देखने में अलग थी, 20/40 देखने में अलग थी, लेकिन दोनों का मतलब एक ही हुआ, तो वो आधे ही हुई दोनों। तो इसी को समतुल्य बोलते हैं। अब ये समतुल्य संख्या प्राप्त कैसे करते हैं? जैसे मैं एक संख्या दे दूं, जैसे आ, मैं दे दूं 2/3। 1 मिनट यार, चलो, जैसे मैं 2/3 दे दूं, मैं 2/3 दे दूं, कहूं कि इसकी समतुल्य दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसकी समतुल्य दो परिमेय संख्याएं कैसे आप लोग ज्ञात करोगे? तो सिंपल एक ही संख्या से आप ऊपर नीचे गुणा कर दो ना। जैसे 3 से मैं ऊपर गुणा कर दिया, 3 से नीचे, तो ये पहले 2 से कर लेते हैं। जैसे 2 से एक बार कर लिया, एक बार 2 से, तो ये 2 दूना का 4 और ये 3 दूना का 6। ये एक ये हो गई इसके समतुल्य, इसके समतुल्य ये, क्योंकि इसको घटाओगे तो इसी के बराबर आएगा। और फिर एक 2/3 एक ही संख्या से ऊपर नीचे फिर 3 से गुणा कर लेते हैं। ये 3 दूना का 6, ये तितली का 9। देखो इसको भी आप कटाओगे ना तो 2/3 के ये बराबर ही आएगी, यानी इसके ये समतुल्य है। यानी समतुल्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, कितनी होगी? तो भाई इस तरह से कर 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 हम तो अनंत ज्ञात कर सकते हैं। भाई ये 2/3 एक परिमेय है, इसको हमने ऊपर 2 से नीचे 2 से गुणा किया तो एक इसका समतुल्य एक ये परिमेय संख्या प्राप्त हुई। फिर 3 से गुणा, 4 से, 5 से, 6 से, इस तरह से कर कर हम लोग अनंत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरिभाषित। क्योंकि एक एक दो भी ज्ञात कर सकते हैं, दो मतलब सेकंड ऑप्शन में भाई 2 से ज्यादा हो सकता है, 3 से ज्यादा ज्ञात कर सकते हैं, कितना ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से। तो गुणा कर कर एक ही संख्या से ऊपर नीचे हम लोग पता नहीं कितनी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए इसका हम लोग का डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कि अपरिभाषित, हम अपरिभाषित संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई साहब 20 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर। अब चलो 20 के बाद हम लोग अगला 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ इरेज। 21 नंबर क्वेश्चन है कि दिया है लॉसा 132 और 228 का 3168 मौसा हमें ज्ञात करना है। ओके, तो सीधे सीधे वही लिख दो, मैं आपको बताते आ रहा हूँ। मौसा बराबर क्या हो जाएगा भाई, इधर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में लॉसा हो जाएगा। ये फार्मूला जो मेन आपका फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे मौसा। तो उसके अनुसार मौसा बराबर आप लोग का क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लॉसा। और पहली संख्या में क्या दे रखा है 132, दूसरी संख्या 228 दे रखा है। तो पहली संख्या 132, दूसरी संख्या 288, 28 नहीं 288, और बटे में लॉसा। लॉसा क्या दे रखा है 3168, 3168, और हमें मौसा पूछ रहा है, तो मौसा बराबर ये हो गया, मौसा बराबर ये हो गया। अब इसको हल करेंगे, जो यहाँ पे आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखते हैं भाई क्या आता है, वही हम लोग गुणा वाला मेथड यूज करता हूँ यहाँ, कैलकुलेटर वाला। 1 मिनट, चलो यहाँ पे इसको हम लोग यूज किए थे, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। 132 गुणे 288 है, 132 132 132 गुणे 288 288, ठीक है। 288 इक्वल टू कितना हो गया, ये 38,016, और इसमें हम लोग भाग दे देते हैं, भागे 3168, 3168, ये 12 12 आ रहा है यार, ये 12 आ रहा है, यानी मौसा 12 हो जाएगा, HCF 12 हो जाएगा। चलो भाई साहब, तो ये हो गया 12, इसको हटा लेता हूं मैं, 12। तो डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इधर आपको डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर, चलो तो ये ऐसे किया जाता है। आप चूंकि आपको ये तो ऐसे मतलब देख देख कर कटाना पड़ेगा, टाइम लगेगा यहाँ पे, चूंकि वीडियो लंबी होगी तो मैंने वही कैलकुलेटर का यूज कर लिया, आप कटाते रहना। चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, आगे चलते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। वही अभाज्य संख्या मीन्स क्या, मैंने बताया ना कि अभाज्य संख्या जो एक से कटे, एक और एक स्वयं से कटे यानी खुद से कटे,
और एक जो अभाज्य संख्या होती है भाई, एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, तो उसके गुणनखंड केवल 2 ही होंगे। तो जिसके अगर गुणनखंड हम लोग बात करें तो केवल मतलब 2 गुणनखंड मतलब होते हैं। जैसे एक होता है और एक वो स्वयं संख्या। जैसे आप लोग का 7 है, 7 एक अभाज्य संख्या, तो इसका गुणनखंड 1 गुणे 7 होगा, यानी केवल ये 2 गुणनखंड होंगे। क्लियर? तो उसी प्रकार इसमें से हमें छांटना है, ऑप्शन दिया है। पहला है 0। क्या 0 आप लोग की पहला जो 0 है, 0 कैसी संख्या? भाज्य संख्या है। तो 0 तो भाई न तो भाज्य है न तो अभाज्य। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्या होती है उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो इसके तो ना इसके क्या इसके गुणनखंड ही नहीं होंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। न तो भाज्य है न अभाज्य। ठीक? एक है भाई, एक भी उसी प्रकार है। एक का गुणनखंड भाई क्या होगा? सीधे अकेले एक ही होगा। तो भाई ये तो ना ये भी भाज्य है ना अभाज्य। अगला हम लोग का ऑप्शन है 2। ठीक है, अब देखो 2 का यहाँ पे 2 का गुणनखंड 1 गुणे 2 होगा। एक यह एक से और एक स्वयं से विभाजित होगी, तो यह बोल सकते हैं कि 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और ये भी याद रखना 2 ही केवल एक ऐसी अभाज्य संख्या है ना जो सम है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी विषम है। ये काफी बड़ा लॉजिक है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार 2 सही हो जाएगा। बाकी तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है? सॉरी तीसरा नहीं, चौथा 8। देखो इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। 2 से ज्यादा इसके गुणनखंड आ गए, इसका मतलब कि यह क्या हो गई? यह भाज्य संख्या हो गई। क्लियर? चलो भाई साहब, तो तीसरा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2 सी वाला। यह एक अभाज्य संख्या होगी। बाकी पहला और दूसरा 0 और 1 जो है ना वो न तो भाज्य होंगे न अभाज्य, और डी वाला जो ऑप्शन है नहीं 8 वो भाज्य संख्या होगी। तो हम लोग का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर। वो क्या है? 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा। ओके, 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात। चलो इसका गुणनखंड 1 गुणे 5, 4 पचे सॉरी 3 पचे 15, 4 पचे 20, 2 गुणे 5। अब देखो भाई साहब, सबसे पहले एचसीएफ यानी मौसक याद कर लेते हैं। जो कॉमन हो भाई, कॉमन क्या है तीनों में? 5। देखो यहाँ पे तो ये आपका 5 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका देखो जो कॉमन हो, एलसीएम में देखो मैंने बताया था कि अगर हम तीन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं तो अगर 2 में भी जोड़ा निकल जाता है तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ में सब में कॉमन चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले तो एलसीएम में हम लोग सबसे पहले जो कॉमन हो उसको लिख लेते हैं, 5 है। उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं है भाई साहब, तो सबको लिख लेंगे। गुणे 1 है तो 1, गुणे ये 3 है तो गुणे 3, और गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और इस सब का हम लोग गुणा कर लेते हैं। 2 दूना का 4, 4 तेईस 12 12 पचे 60 हो गया ये, यानी एचसीएफ 5 हो गया, एलसीएम 60 हो गया। अब हमें इसका अनुपात पूछ रहा है कि 5, 15 और 20 के लॉसअप। देखो पहले लॉसअप बोल रहा है उसके बाद मौसअप बोल रहा है, तो हम ऊपर लॉसअप रखेंगे नीचे मौसअप। अनुपात मीन्स वही बट्टा। तो पहले लॉसअप बोला है तो ऊपर हम लोग लॉसअप रखेंगे, और मौसअप बाद में बोला है तो मौसअप को नीचे रखेंगे। तो हम लोग का लॉसअप कितना है? 60 है, तो 60 और बट्टे में मौसअप 5। अब कटाएंगे तो 12 पचे 60 होता है, यानी ऊपर 12 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा यानी 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 संबंधे 1। ठीक है, इसको हम लोग 12 संबंधे 1, 12 बटे 1 यानी उसको हम 12 संबंधे 1 लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 संबंधे 1। तो अगर ये जो 12, 15, 20 दिया है इसके जगह पे संख्या बदले तो सिंपल आप उसका एचसीएफ एलसीएम निकाल देना, और अनुपात पूछे तो ऐसे। मतलब अगर पहले लॉसा बोले तो लॉसा को ऊपर रखना, अगर मौसा पहले बोलता है तो मौसों को ऊपर रखना। इस बात को ध्यान देना, उल्टा मत कर देना, नहीं तो उल्टा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 23 भी क्लियर। अब चलो 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद ये हम लोग का पूरा इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो खत्म हो जाएगा। इससे बाहर आप लोग के एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है मेरे भाई साहब। चलो 24, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। भाई सबसे पहले तो 1.34 परिमेय है, तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला आपको पीछे अभी बताया कि दशमलव के बाद अगर यहाँ पे कट जाता है ये 3, 4, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भाग है वो दशमलव के 2 अंक तक गई है उसके बाद कट गई है,
तो इसका मतलब कट गई है, तो ये परिमेय है, सीधे सीधे बोल सकते हो। और परिमेय है तो वो कौन सी संख्या है उसके रूप में हमें व्यक्त करना है। तो सिंपल इसको लिख लो ना ऐसे, 134 और बट्टे में ये 2 अंक पे दशमलव है तो बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक, एक के आगे 2 शून्य क्योंकि 2 अंक इधर है। क्लियर। अब देखो इसको कटा लो, 2 से कटाओगे तो 2 छक्का 12, 2 7 14, 67 बटे ये 2 से कटाओगे तो 50, यानी 67 बटे 50। ये कटेगा नहीं अब क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गई। ये 50 है भाई साहब, ठीक है। 67 बटे 50 बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 67 बटे 50। चलो भाई साहब, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 24 का बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। चलो अब 25 नंबर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 25 नंबर वाला क्वेश्चन भी मस्त है कि सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का एचसीएफ होगा। ठीक, सबसे छोटी, आप में से कितने लोग तो अभी बता नहीं पाओगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। पहले ही लेक्चर में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट संख्याओं वाला मैंने क्लियर करवा दिया है। अगर वो वीडियो आप देखे होगे तो आसानी से यहाँ पे छाट लोगे, इस क्वेश्चन को भी कर लोगे। ठीक, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी भाई? ये 0 होगी? बिल्कुल नहीं, 0 तो न भाज्य होती है ना अभाज्य। 1 होगी? बिल्कुल नहीं, न ये भी न भाज्य होती है न भाज्य, इनका कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो 2 होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड 1 गुणे 2 केवल होगा, और जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनका गुणनखंड मतलब 2 से ज्यादा होता है। मतलब 1 और स्वयं के अतिरिक्त एक और संख्या से भी विभाजित होती है भाज्य संख्या, तो 2 तो होगा नहीं। 3 भी नहीं होगा क्योंकि ये 1 गुणे 3। 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 को हम लोग सामान्यतः तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन साथ में हम लोग 1 को ले ले तो देखो ये ऐसे इसका गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, और देखो ये 4 जो है 1 और स्वयं यानी 4 से ये खुद से तो विभाजित ही होगा, उसके अलावा एक अन्य संख्या 2 से भी विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। इस चीज को आप लोग याद रखना। काफी सारे लड़के 2 पे चूज करेंगे लेकिन 2 नहीं होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आप लोग की 4 होती है। ठीक, तो चलो यहाँ पे ये देखो, इतने क्वेश्चन के लिए एक मतलब चीज के लिए मैंने कितना आपको कॉन्सेप्ट बताया, पूरा प्रूव कर कर दिखाया। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग की 4 हो गई। अब कह रहे हैं कि और अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का एचसीएफ होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 हो गई। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 2 होता है, क्योंकि 2 का गुणनखंड 1 गुणे 2 होता है। इसके केवल 2 गुणनखंड, और यह देखो 1 से विभाजित हो रहा है, 1 स्वयं से विभाजित हो रहा है, यानी यह सबसे छोटी हम लोग की क्या है? अभाज्य संख्या। और इसके पीछे 1 और 0 है तो वो तो दोनों न भाज्य है न अभाज्य, तो यहाँ 2 हो गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब इनका हमें क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। तो चलो एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 और इसका 1 गुणे 2। इसके आगे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, लेकिन कोई लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखो इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो भाई जो दोनों में कॉमन देखो ये है 2, ये आंसर हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 25 का ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, अगला 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है? ये है कि एक कैसी संख्या है भाई, एक जो है वो कैसी संख्या है हमें ये बताना है। पहला है कि भाज्य संख्या है। क्या भाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है, अभी हमने देखा। अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है, तो ए और बी वाला ऑप्शन गलत। सह अभाज्य संख्या है भाई, सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या मैंने क्या बताया? सहभाज्य संख्या जैसे वो जोड़े के रूप में होती है। तो क्या यहाँ एक तो अकेले है, तो सहभाज्य संख्या होने का कोई इसका मतलब ही नहीं है। सहभाज्य संख्या वो होता है जिसका एचसीएफ 1 आता है, और भाई अगर अकेले 1 है तो उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए मिनिमम 2 संख्याएं होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 के लिए हम लोग के ए बी सी तीनों ऑप्शन गलत, तो एक बचता है हम लोग का डी ऑप्शन, वही सही होगा। और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? देखो ये बनाया हुआ क्वेश्चन है सब। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है 2 मार्क में, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूँ कि धोनी, कोहली और रोहित एक वृत्ताकार पथ पर एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वाह, चलो कोई दिक्कत नहीं।
तो एक चक्कर लगाने में उन्हें क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को पुनः उसी स्थान पर जहां से वह दौड़ना प्रारंभ किए मिलने में कितना समय लगेगा? ठीक है। एक ये मान लो वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ मीन्स एक तरह से रास्ता ही समझ लो। मान लो यहाँ मेन पॉइंट है, यहाँ से दौड़ना मतलब तीनों के तीनों प्रारंभ करते हैं। धोनी प्रारंभ करता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इधर धोनी। उसके बाद हम लोग का क्या है, कोहली और रोहित, 3 लोग हैं। कह रहा है कि यहाँ से तीनों एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। धोनी 3 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, मतलब यहाँ से 3 ही घंटे में यहाँ आ जाता है। कोहली 4 घंटे में, उसको यहाँ से यहाँ तक आने में 4 घंटे का टाइम लगता है। और भाई रोहित थोड़ा मोटा-छोटा आदमी है, आलसी आदमी है, तो उसको 8 घंटे लग जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में 8 घंटे लग जाते हैं। अब कह रहा है कि कितने समय बाद वो तीनों के तीनों पुनः इसी स्थान पे मिलेंगे, मतलब ऐसे दौड़ते-दौड़ते तीनों के तीनों कौन-सा वो समय होगा जब यहाँ एक साथ मिलेंगे। यहाँ देखो, अगर धोनी यहाँ 3 घंटे में आ जाता है, जैसे धोनी यहाँ 3 घंटे में आ गया और मतलब एक चक्कर धोनी 3 घंटे में लगाता है, यानी 3 घंटे में यहाँ आ जाएगा। तो रोहित सॉरी कोहली भाई 4 घंटे में लगाता है, तो 4 मतलब 3 घंटे में वो कहीं यहाँ पे रहेगा कोहली, ठीक है? और भाई ये 8 घंटे में लगाता है, तो वो तो एकदम बहुत पीछे हो जाएगा अभी, ठीक है? रोहित यहाँ पे कहीं रहेगा। मतलब 3 घंटे में धोनी यहाँ पे आया रहेगा, तो कोहली यहाँ पे रहेगा, रोहित अभी यहाँ पे रहेगा, क्योंकि रोहित सबसे धीमे दौड़ रहा है। तो यहाँ पे बताओ, कह रहा है कि वो कौन-सा समय होगा जब वो एक मतलब यहाँ पे पुनः उसी स्थान पे एक साथ मिलेंगे। तो भाई वो तो बहुत मतलब आगे अधिक टाइम लगेगा, 3, 4 या 8 घंटे से आगे और भी समय लगेगा। क्यों? क्योंकि 3 घंटे में ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये मतलब ये 4 घंटे में यहाँ पे आएगा, तो ये धोनी तब तक यहाँ आ जाएगा और रोहित अभी यहाँ ही पहुँचे रहेगा। इसका मतलब कि धोनी हो सकता है ये चलते-चलते एक बार पीछे से क्रॉस कर जाए रोहित को और कोहली को, और कितनी बार क्रॉस करे हुए हमें कोई मतलब नहीं है। वो मतलब इसी तरह क्रॉस कर ये कोहली एक बार क्रॉस करेगा रोहित को, और फिर यहाँ वो कौन-सा समय होगा जब वो एक साथ यहाँ पे मिलेंगे। तो उसके लिए हम लोग इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ऐसी संख्या में एलसीएम हमेशा निकाला जाता है, क्योंकि एलसीएम में ही जो दी रहती है संख्याएँ, उन संख्याओं से बड़ा मान आता है। अगर इसका एचसीएफ निकालोगे तो वो छोटा आएगा, लेकिन भाई यहाँ तो समय ज़्यादा लगेगा, इन तीनों समय से ही ज़्यादा समय लगेगा, तो एलसीएम इन तीनों का निकालोगे तो 3, 4, 8 का आप एलसीएम निकाल लो। 3, 4 और 8 क्या एलसीएम? ये 1 गुणे 3, ये 2 दूना का 4, ये 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, ये हो गया। अब एलसीएम क्या हो गया इनका? जो तीनों में कॉमन हो, कुछ नहीं कॉमन है भाई साहब। इसमें देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है। मैंने बताया कि 3 अंक वाला अगर हो एलसीएम, तो एलसीएम में 2 में भी कॉमन मिलता है तो ले लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में नहीं लेते हैं। तो यहाँ इनको एक ही बार लेंगे। तो ये देखो, इनको पहले ले लेते हैं 2 गुणे 2, ये दोनों कॉमन वाले। उसके बाद जो बचता है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो इसको ले लेते हैं 2 गुणे 2 और गुणे इसको ले लेते हैं 3। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और अतिरिक्त 24, यानी 24 आ रहा है। यानी भाई 24 घंटे बाद, ये 3, 4, 8 घंटे में थे, तो इसलिए घंटे में ये भी होगा। यानी 24 घंटे बाद वो क्या होगा कि पुनः वो तीनों एक ही साथ यहाँ पे मिलेंगे। यानी 24 घंटे वो लगातार दौड़ते रहेंगे। तो हो सकता है कोई किसी को पीछे करे, कोई एक बार पीछे से चक्कर लगाकर उसको आगे कर दे, इसी तरह कर यहाँ पे मतलब 24 घंटे बाद लगातार दौड़ते रहेंगे, तो यहाँ वो मतलब उसी स्थान पर एक समय पे मिलेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का अगर हम लोग देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, धोनी, कोहली और रोहित के लिए। ठीक है, चलो भाई साहब अगला और लास्ट, ये शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद काम खत्म इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग अगला जो चैप्टर है आपका पोलिनोमियल, बहुपद, उसे स्टार्ट करेंगे। चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूं। चलो ये है, ये क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होगी। भाई दो परिमेय संख्या है, जैसे 3 है 5 है, जैसे इसको हम 3/1 या 5/1 लिख दे तो ये परिमेय संख्या है ही। तो इसके बीच कितनी कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? भाई एक तो कह सकते हो कि 4 सीधे-सीधे होगी, और 4 के अलावा दशमलव में जैसे 4.1 या 4.2, ऐसे भी तो बहुत सारी संख्याएं होंगी।
भाई बहुत सारी संख्याएँ होंगी, इतनी संख्याएँ होंगी कि उसे हम लोग मतलब फाइंड आउट ही नहीं कर सकते और 2 संख्या में स्पेसिफिक संख्या नहीं बोला है। इधर ये भी तो हो सकता है 3 हो और इधर 300 हो। तो कितनी संख्याएँ बीच में होगी कोई निश्चित नहीं है, मतलब अपरिभाषित अनंत हो सकती हैं, ठीक है? तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन नंबर 28 का सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर के सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे बाहर जी हाँ मेरे दोस्त, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितने भी ये मैंने क्वेश्चन बताया है ना, मतलब समझ जाओ कि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस में इंक्लूड हो गए। अगर कोई लड़का मतलब जैसे चैप्टर भी नहीं पढ़ा है और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेता है, तो उसका लगभग बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे बाहर आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। आप इन्हीं क्वेश्चन को लगा लो, हो सकता है इन्हीं में से सेम टू सेम डिट्टो आप लोग के पेपर में क्वेश्चन फंस जाए, ऑप्शन सहित फंस जाए, ठीक? और अगर बाई चांस आपकी भाग खराब रही तो जो इसमें क्वेश्चन बताया उसी के आधार पे ही फंसेगा, बस संख्या चेंजेस रहेगा। तो भाई आप समझे हो, तो संख्या में भाई आपको दिया गया है, आपको सिखाया गया है कि 2 में 2 जोड़ते हैं तो भाई कितना होता है? तो 4 होता है। तो आपको 2 में 3 जोड़ने को दे दिया जाए, अब आप जोड़ नहीं रहे हो तो इसका मतलब कि चलो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। और ये जो अभी आपको ऐप दिख रही है ना, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, यूपीएमएसपी स्टडी ऐप। यहाँ पे आपको बहुत सारे आपके स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, कुछ पेड मैंने नहीं रखा है, ठीक है? तो जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक? चलो, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।